सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक लगारी सब पे भारी के साथ मैं हूँ आमना अकरम और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर लगारी साहब, कैसे हैं? नज़ीर लगारी साहब, आज अपने नाजरीन को हम एक लगारी सब पे भारी में बताने जा रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की जो 13वीं बरसी है कल वो गड़ी खुदा बख्श में मनाई जा रही है, जिसके लिए इंतजामात काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिए गए हैं और जो कारकुनान हैं वो काफिलों की सूरत में अब गड़ी खुदा बख्श पहुँचने जा रहे हैं। लेकिन कोरोना चूँकि बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, उसके बावजूद भी SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। सिंध भर के जहाँ पर दरबार बंद कर दिए गए हैं, जहाँ से बहुत औलिया कराम के जो मज़ार हैं उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की जहाँ पर उनकी कब्र है उसको बंद नहीं किया गया और वहाँ पर कल गड़ी खुदा बख्श में PDM का जलसा भी होने जा रहा है, जो कि एक अपनी अहमियत का हामिल है। नज़ीर लगारी साहब, चूँकि कल बेनज़ीर भुट्टो की बरसी भी है, उस हवाले से तैयारियाँ भी की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कल PDM भी अपना वहाँ पर पार शो करेगी। इत्तेहादी जो हैं उनकी जानिब से जो बयानात आने का सिलसिला है वो भी जारी है और जो कहा जा रहा है कि हुकूमत है उसकी जानिब से भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो ये है कि जो SOPs का मामला है वो आज जो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब थी, मैं देख रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था और सामने जो सामीन थे उनमें भी बहुत कम तादाद में लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। ये दूसरों को तो नसीहतें भी करते हैं बल्कि उनके ख़िलाफ़ बयानात भी दागते हैं, लेकिन ख़ुद फॉलो नहीं करते हैं। एक तो ये इन्हें ख़ुद फॉलो करना चाहिए। दूसरा ये है कि देखा ये गया है कि बिलावल हूँ या कोई और मुकर्रर हूँ तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये स्टेज पर वो लगा कर आएँ अपना मास्क भी और साथ में वो कहते रहते हैं क्राउड को भी वो मास्क पहने और मास्क पहनने के बारे में उनसे कहते भी रहते हैं। तो ये एक सिलसिला है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के माबैन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल चल रही है। हुकूमत की तरफ से बयानात ऐसे जा रहे हैं जैसे अपोजिशन में कोई बड़ी दरार पड़ चुकी है और अपोजिशन जो है वो उसकी तकसीम होने जा रही है और PDM जो है बस उसकी हांडियाँ फूटने ही वाली है, लेकिन सरेदस्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। दोनों पार्टियों में या तीनों पार्टियों में या इन पार्टियों में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनकी ख्वाहिश होगी कि इस इत्तेहाद को ज़रब लगे और उनकी ख्वाहिश अपनी नहीं होगी और कहीं से ख्वाहिश होगी तो वो किसी और की ख्वाहिश लिए हुए अपनी अपनी पार्टियों में बातें कर रहे होंगे। जिस तरह से ये बात अभी सामने आई है JUI की, उनके भी कुछ लोग जो हैं इस तरह की ख्वाहिशें लेकर आए हैं। मेरे ख्याल में अपोजिशन बहरहाल मुत्तहिद है। अच्छा, तो लगारी साहब, चूँकि कल मरियम नवाज़ भी मोहतरमा की बरसी पर जा रही हैं, उन्होंने तो अपने लिए एक फ़ख्र की बात कही है, लेकिन जो फिरदौस आशिक कवान हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि बेहतर होगा कि मरियम नवाज़ साहिबा तब बरसी में जाएं, उससे पहले वो माफ़ी मांगे जो उनकी बिलावल भुट्टो की वालिदा के बारे में नून लीग की जानिब से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सियासत में लोगों ने माफ़ियाँ भी मांगी हैं और माफ़ियाँ मांगनी चाहिए। खुद जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगी थी। रियासत के ऊपर ड्यू है। हमारे मुल्क के अंदर जो हुकूमतें हैं या जो हमारे रियासत के सतून हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको भी माफ़ी मांगनी है कि भुट्टो साहब के बारे में कि जी उनको सज़ाए मौत दी गई, उन्हें फांसी पे लटकाया गया, उस पर भी माफ़ी मांगना ड्यू है और जो लोग उसमें मुलविस थे उनका भी माफ़ी मांगना ड्यू है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी अगर माफ़ियों का सिलसिला निकले तो फिर हज़ारों लाखों माफ़ियाँ हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों पर ड्यू है, ये भी ज़रूर होनी चाहिए। और मरियम ने जितना गुज़श्ता PDM के जलसों के दौरान जिस तरह से अपना जेस्चर शो किया है, उन्होंने बहरहाल मैं समझता हूँ कि बड़ेपन का मुजाहरा किया है। बिल्कुल लगारी साहब, इस पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब वसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवाब वसान साहब, आपने वो न्यूज़ को वक्त दिया। बताइएगा, कल पार शो करने जा रही है और दूसरी जानिब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी है, इंतजाम कैसे हैं आपके और क्या बाकायदा तौर पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, शहीद बीबी को जो कल बरसी है उनको 13 साल हो गए हैं शहीद होके। तो देखिए, हम तो जाले हैं, हम तो वर्कर हैं, पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं उनको सलाम करने के लिए और बीबी का जो पाकिस्तान के अवाम के लिए जितना कहें उतना कम है कि जिस तरीके से बीबी साहबा ने पाकिस्तान अवाम के लिए किया,
तो आज भी लोग उनको दिल से मानते हैं कि जो लीडर थी तो वही थी लीडर बेनजीर। तो ये कल का जो पीडीएम का जलसा भी है और जाहिर ही है सारे लीडरान जो आएंगे मोहतरमा को सलाम पेश करने के लिए, तो मेरे ख्याल में लोग तो लाखों के तादाद में होंगे और आप देखने जैसा मंजर होगा, इसलिए कि लोग हर साल इस साल भी लोग झरजंग से लोग, पैदल लोग, गाड़ियों में लोग और लोग पहुंच रहे हैं। अभी से ही उधर पहुंचना शुरू हो रहे हैं, इसलिए कि लोगों को पता था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ऐसी लीडर है जो एशिया में भी उनको माना जाता है। जैसे खैरपुर हो, सक्खर हो या कोई और, मतलब सिंध से लोग या पाकिस्तान से लोग आएंगे हजारों के तादाद इसमें में। आपका जो पीडीएम के जो दीगर पार्टियां हैं उनकी शिरकत जमाती सतह पर होगी या लीडरों की सतह पर होगी? देखिए, वो जो नून लीग है, मरियम साहबा आज पहुंच रही है, वो उनका कोई कन्वेंशन भी है, सुना है कि सक्कर में है। वो भी मेरे ख्याल में लोग होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ज्यादातर लोग बाकियों के जो होंगे कम होंगे, इसलिए कि हमारी हर साल यहाँ बढ़ती है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर पहुंच जाते हैं, वो भी कल से पहुंचे हैं। तो पीडीएम के जलसे जो लोग हो न हो, पर पार्टी के सबसे ज्यादा और लाखों के तादाद में लोग होंगे और लोग। ठीक है, तो नवाब हसन साहब आपके मुताबिक कल तकरीबन लीडर ही होंगे जो कि इस जलसे में शिरकत करेंगे। ये बताएगा, मौलाना फजलुर रहमान ने मुआज़रत कर ली है, आपसे काफ़ी नाला लगते हैं पीपल्स पार्टी से, आपके सामने कोई वजूहात सामने आई हैं या उनकी जानिब से कोई बात की गई है? देखिए, हमारी तरफ से तो ऐसा हमें महसूस नहीं हो रहा। अगर पता नहीं है कि उनकी कौन सी वजूहात हैं जो लाड़काना जलसे में नहीं आ रहे हैं, उनकी होगी अपनी। उनके मेरे ख्याल में कुछ लोग भी शायद उनको निकाल दिया है, कोई चले गए हैं। परेशान तो एक लीडर होता है जरूर। बहरहाल हमने तो दावत दी है उनको, बहरहाल उनको वो आते हैं या उनकी टीम आती है या कोई उनके मेंबर आते हैं, तो वो कल पता चलेगा। जो यहाँ पर सिंध में जो उनके ओहदेदार हैं जनाब राशिद महमूद सुमरो, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के रवैयों की वजह से नाला होते हुए मौलाना फजलुर रहमान नहीं आए। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को बताया है कि वो किस बात से नाला हैं? देखिए, वो तो नहीं बताया, पर देखिए हमारा क्या हो सकता है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी है, मोहतरमा भी इस मुल्क के लिए शहादत दी है अपनी, और बिलावल भुट्टो सरे आगे हैं। तो मेरे ख्याल में किसी को इस तरीके से बातें करना ज़ेब नहीं देता, इसलिए कि लोग जानते हैं, लोगों को पता है कि ये सबसे बड़ी पार्टी है, कुर्बानियां देने वाली पार्टी है, जिसने मुल्क को आइन दिया, जिसने मुल्क को आगे बढ़ाया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। चाहे कौन सी पार्टी, किसका नाम लें, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप क्या समझते हैं, यहाँ पर जो है गढ़ी खुदा बख्श में हर साल तो ये पूरे का पूरा जो बहुत बड़ा वसी ग्राउंड है ये भर जाता है, और पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, पिछले 12-13 साल से जब से ये शहादत का बरसी मनाई जाती है, इस साल आप क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए, हम जो हर साल जाते हैं, हम तो वर्कर हैं, हम तो पीछे भी खड़े हो जाते हैं, कभी स्टेज पे भी जाते हैं, हम तो देखते हैं जो अंदर लोग होते हैं उससे ज्यादा कई गुना बाहर लोग होते हैं। तो हमें जो है कि लोग उससे भी डबल होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे लोग, और लोगों की जो अंदर जितनी गुंजाइश है वो तो भर जाएगा फौरन ही। बाहर भी लोग होंगे, और जब तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब स्पीच नहीं सुनेंगे तब तक वो खड़े रहेंगे उधर। अच्छा, लोग वो अपने लीडर से प्यार करते हैं। अच्छा, एक रिफ्ट आई है जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान, उनके 4 लीडर्स की रुकनियत ख़त्म कर दी गई है। आप समझते हैं कि पीडीएम की एक ऐसी पार्टी, जिस पार्टी के सरबराह पीडीएम के सरबराह हैं, उसके ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल होगी जिसको कहा जाएगा कि इस पार्टी को धचका लगा है? देखिए, ये तो हम तो नहीं कह सकते, ये मौलाना साहब ही बता पार्टी के हैं, उनके पार्टी के अच्छे मोतबर नाम हैं, उनके जो ये 4 बंदे हैं, तो मेरे ख्याल में वो ही बता सकते हैं। हम अपनी पार्टी का बता सकते हैं जरूर, बहरहाल हम मौलाना पे उस पे डिस्कस हम तो अच्छा है कि नहीं करें तो बेहतर है, कि वो जाहिर है उसको मौलाना ही बता सकता है कि उनको कितना धक्का लगा है या नहीं लगा है।
बहरहाल वो तो वही बता सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब हसन साहब। रहनुमा कल के पीडीएम के जलसे के हवाले से भी बता रहे थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के हवाले से भी बता रहे थे। उनकी तरफ से तो यही कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मुखालिफिन हैं उनकी जानिब से तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। लगारी साहब, आपने बात की कि JUI के 4 अरकान तो छोड़कर चले गए हैं। हम दूसरी जानिब ये देख रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि इस्तीफे तमाम अरकान ने जमा करवा दिए हुए हैं, लेकिन एक मुनासिब वक्त पर वो दिए जाएंगे। हाँ, मुनासिब वक्त कौन सा है? मुनासिब वक्त वो होगा जब माहौल बन चुका होगा। इस बात मैंने पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में ये बात की है कि वक्त ऐसा नहीं है। अगर आज इस्तीफे दे दें तो उनकी क्या हैसियत होगी, उनके इस्तीफे बेकार जाएंगे, एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, क्राइसिस पैदा हो जाएगा, सेनेट के इलेक्शन का क्राइसिस पैदा हो जाएगा। हाँ, अगर ये माहौल बना लेते हैं, अगर ये रैलियां निकालते हैं, अगर ये शहरों में जाते हैं, फिर शटर डाउन की तरफ जाते हैं, फिर हड़ताल की तरफ जाते हैं, फिर ये जो मामूलात ज़िंदगी हैं अगर वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, ये अगर एक तरह की जिस तरह इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू की वो शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च का प्रोसेस होता है और पिंडी पहुंचने तक जो है अगर इस्लामाबाद लरजना शुरू कर दे तो फिर वो मुनासिब वक्त होगा कि इस्तीफे पेश करें और पूरे का पूरा जो है एक नया खेल शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक इस्तीफे अभी अपने पास संभाल कर रखेंगे। तो लगारी साहब, जो नून लीग के अरकान की जानिब से सोशल मीडिया पर उनके मुताबिक इस्तीफे दिए गए थे, वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास किस तरह पहुंचे? नहीं, वो सोशल मीडिया से अभी मैं निकाल कर आपको दे देता हूँ कितने लोगों के इस्तीफे हैं जो मैंने भी सोशल मीडिया से सेव किए हुए हैं। लेकिन कौमी असेंबली के स्पीकर तो कहते हैं कि बराह रास्त अब आपको एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि इस्तीफे हम वापस लेना। वो उनकी मर्जी है। इस तरह का क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की है हुकूमत ने कि जनाब जो इस्तीफे सोशल मीडिया के ऊपर दिए गए हैं उनको डाउनलोड कर लें, अपने पास प्रिंट निकाल कर रख लें और कहें कि जी आ जाएं, आप इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये तो एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश है। मेरा ख्याल ये है, मेरी एक ख्याल ये है कि अपोजिशन के अरकान जो इस्तीफे दे रहे हैं वो सोशल मीडिया पर देने की बजाय अगर बराह रास्त अपनी लीडरशिप को देंगे तो अपनी लीडरशिप को भी सुबकी से बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस्तीफा लिखें। मैंने देखा है सरायकी में इस्तीफा लिखा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली हैदर गिलानी ने, और ज़ुबान भी बहुत अच्छी इस्तेमाल की है। लेकिन अगर इसी को अपलोड करके इसको डाउनलोड करके अगर कोई इसको प्रिंट निकाल दे और प्रिंट निकाल कर स्पीकर को भेज दे तो फिर एक दूसरी बात होगी। और खैर यहाँ तो मेरे ख्याल में एक ऐसे स्पीकर हैं जो इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे पंजाब असम्बली में, लेकिन कौमी असम्बली में तो एक हो गया है ना, एक खेल बन गया है कि जी अच्छा 2 इस्तीफे सोशल मीडिया से डाउनलोड करने के बाद वो उनको भेजा गया है कि जी बताएं आपने इस्तीफे दिए हैं तो कैसा हुआ है, तो आप आकर पेश हों। तो वो जाहिर है अब उनके पास यही रास्ता है, वो कहेंगे जी हमने आपको नहीं दिया, हमने अपनी लीडरशिप को दिए हैं और इनको इस्तीफा ना समझा जाए। अच्छा, तो JUI फे के उन 4 अरकान की बात कर लेते हैं जिन्होंने डिसिप्लिनरी जो होती है उसकी खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद उनको निकाला गया है। तो आपको नहीं लगता कि नज़्म ज़ब्त की बड़ी कमी लग रही है इन इत्तेहादी जमातों में? अगर इनकी जमातों के अंदर ही नज़्म ज़ब्त नहीं होगा तो किस तरह से ये हुकूमत को गिराने की बातें कर? अच्छा, ये आज से नहीं है जी। आपको पता है जब मौलाना मुफ्ती महमूद थे, मौलाना फजल रहमान के वालिद, आज से कोई तकरीबन 45 साल पहले, उससे भी ज़्यादा पहले, उनके जो बहुत ही करीबी दोस्त थे, करीबी साथी थे और मुंतखब मेंबर थे हज़ारा से, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, उन्होंने छोड़ दिया था पार्टी को और वो निकल गए थे। और उसके बाद जो है मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती जो बहुत ही टावरिंग फिगर थे बरसगीर के उलमा में, उनका बड़ा मकाम था, वो छोड़ गए थे। इसी तरह से कई और लोग पार्टी को छोड़ गए थे, लेकिन पार्टी पर फर्क नहीं पड़ा था। अब भी कितने लोग ही पार्टी को छोड़ दें, पार्टी वही रहेगी जो मौलाना मुफ्ती महमूद और मौलाना फजल रहमान की पार्टी है। बाकी अपना ग्रुप बना लें, इस तरह के ग्रुप पहले भी बनते रहे। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने बनाया था, हज़ारवी ग्रुप था, मौलाना समीउल हक ने बनाया था, समीउल हक ग्रुप था। इस तरह से ग्रुप बनते रहे, वो ग्रुप तहलील भी हो जाते रहे, ख़त्म भी होते रहे। मौलाना फजल रहमान, अगरचे मैं उनकी पार्टी के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन भारत एक मुसल्लमा लीडर हैं पार्टी के, अपनी पार्टी के भी और मुल्क के भी एक लीडर हैं। तो ऐसा नहीं समझता हूँ कि उनकी सियासत खत्म हो रही है या उनकी सियासत को बहुत बड़ा झटका लगा। लगारी साहब, एक तरफ तो हम इत्तेहादी जमातों की बात कर रहे हैं कि उनकी अपनी जमातों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें भी कुछ इत्तेफाक नहीं है। काफ लीग और MQM एक मरतबा फिर से हुकूमत को शौक लगा में है और MQM तो कह रही है कि हुकूमत को पता भी था कि मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन फिर भी वफाकी हुकूमत की जानिब से कबूल की गई। ये सिंध ने कबूल नहीं की। आपको पता है CCI की मीटिंग में भी और वैसे भी उन्होंने, सिंध ने तो अपना ऑब्जेक्शन दिया हुआ है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं बैठी हो, वफाक के अंदर MQM बैठी हो, जिसको हमेशा एतराज़ रहा है कि ये मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई है और उनकी तरफ से तो बड़ा सख्त स्टैंड लिया जाता है मरदमशुमारी के बारे में। और उन्होंने काबीना में उनके होते हुए, या एक बात रिकॉर्ड पर होती
कि MQM ने काबीना के इजलास का बाइकाट कर दिया, कह देते कि जना हमने वॉकआउट किया है और बाइकाट कर दिया, अब हम काबीना में नहीं बैठेंगे और हमारा मामला जो है साफ समझे और हम इनके साथ नहीं हैं, तो कोई बात होती। अभी होता है बाज़ दफ़ा के दाम बढ़ाओ मेरा मूड बने। अच्छा, तो MQM का हम देख रहे हैं जब से जिस भी हुकूमत के साथ होती है, हम कुछ अरसे बाद देखते हैं कि MQM एकदम से उसके अंदर एक बॉयल सा आता है और वो कहती है कि हम हुकूमत को एक मरतबा फिर से ये अलार्म दे रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, आप हमारे जब तक मुतालबात पूरे नहीं करेंगे हम तब तक आपके साथ नहीं हैं। लेकिन एकदम से ऐसा कुछ होता है जिसके बाद MQM खामोश हो जाती है। हाँ, कुछ ना कुछ होता है, कुछ तावीज़ होते हैं, कुछ जो है वो ख़ास गंडे किए जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई दम दरूद किया जाता है और ऐसा करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, रहमान मलिक जैसे लोग होते हैं जो जाकर वहाँ पर हाजिर हो जाते थे लंदन में और बिगड़ी हुई चीज़ें बन जाती थी, और अब भी ऐसी चीज़ें होंगी जो जाकर कुछ ना कुछ बिगड़ती को बना लेंगे। तो लगाई साहब, जो MQM का ये परसेप्शन बना हुआ है, जो लोगों की जानिब से उनके बारे में कहा जाता है, MQM किस तरह से इस परसेप्शन को ख़त्म करे? नहीं, अगर ऐसा ना करे तो ख़त्म करे। मसला ये है कि कराची में और हैदराबाद में या जो इनका दावा था कि हम शहरी इलाकों के नुमाइंदे हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ किस पार्टी से पहुँचा है? पिछले 35 साल से जब से ये वजूद में आई है, 87 के बल्दियाती इलेक्शन से ये बल्दियाती सियासत में और पार्लिमानी सियासत में आए, तब से लेकर आज तक इनको सबसे ज़्यादा नुकसान PTI से पहुँचा। सही। और ये कूद कर गए और जाकर हुकूमत में शामिल हो गए। सही। भाई ऐसा क्या उनकी कयामत पड़ रही थी? अब 4 दिन भी नहीं ठहर सकते थे। उनकी हुकूमत साजी के लिए शरीक होने के लिए ऐसे दोनों हाथ बांध कर और दस्त बदस्ता जाकर खिदमत में हाजिर हो गए कि जनाब हम बैठे हुए हैं। मेरा उनके साथ कभी भी इस तरह का तर्ज अमल नहीं होता है, मैं उनके बारे में बहुत मोहतात गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन उनकी ये जज्बाती पानी जिस तरह हुकूमत में जाकर शामिल हुए और जिस तरह 2 बार निकलने के इशारे दिए, तो जब ये भी पता है कि हमारे सतून पर खड़ी हुई है हुकूमत, ये भी पता है कि हम अगर ये हट जाए यहाँ से तो हुकूमत धड़ाम से गिर पड़ेगी, तो आप कोई भी और वो हो जाए, मंजर पैदा हो जाए, तो आप क्यों इस बात से खौफज़दा हैं कि जनाब फिर भी उनका साथ दिए जा रहे हैं? अगरचे आपकी पार्टी को अमलन सिंध में ख़त्म कर दिया गया है, तो 4-5 सीटें लेकर आप बैठे हुए हैं, और क्या ये आपके पास सीटें होती थी? आप तीसरी बड़ी पार्टी अपने आप को कहते थे, अब कहाँ है वो सारी सूरत हाल? बिल्कुल मुर्तज़ा साहब, आपने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा था कि आप इस्तीफे दें, इस तरह के धरने ना दें, तो पीपल्स पार्टी तो खुद इस्तीफे नहीं, उन्होंने इस्तीफे की बात नहीं, उन्होंने कहा है कि आप जो है वो सड़कों पर न निकलें, आप हुकूमत से निकलें। तो अब मसला ये है कि अगर आप हुकूमत से निकलते हैं तो हुकूमत नहीं रहती है, और यही हाल है। हमारे इंतहाई मोहतरम चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत मोहतरम हैं और बहुत ही मरंजान मरंज हैं, बहुत ही नफीस लोग हैं, दोनों के दोनों भाई जो हैं, लेकिन अगर वो नीमे दरूं नीमे बरूं वाली सूरत हाल रखते हैं तो फिर चीज़ें इस तरह से आगे नहीं चलेंगी और वो इसी तनख्वाह पर गुजारा कर लेंगे। ये दोनों के लिए यही मजबूरी है। अगर बाहर आते हैं तो फिर तो हुकूमत का कोई जवाब ही नहीं है। एक इत्तेहादी छोड़ कर आ गए, वो अख्तर मेंगल ने कहा कि हम छोड़ रहे हैं, तो छोड़ कर आ गए और वो अपोजिशन में चल रहे हैं। अगर ये भी अगर साथ दे रहे हैं तो हुकूमत चल रही है, अगर ये साथ नहीं देंगे तो हुकूमत नहीं चलेगी। अच्छा, तो शहबाज शरीफ से आजकल बड़े लोग मुलाकातें कर रहे हैं और मरियम नवाज़ को हमने देखा है कि इस बात पे बड़ा एतराज़ है। उन्होंने कहा है कि ख़ानदान वाले जिनसे नहीं मिल सकते उनसे दूसरे लोग मिल रहे हैं। ये कुछ पावर ब्रोकर्स होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। हमारे में जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, और उन्होंने जाकर मुलाकात की है। ये पता नहीं है कि उनको किसका मैंडेट था, क्या वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहे थे या इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे थे, या वो अपने लीडर की जिनका उन्होंने कहा है कि वो पगारा लीग कभी उस लीग का हिस्सा तो नहीं रहे थे, बहरहाल उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। और फिर ये कि वो वहाँ जाकर मिले हैं, तो जाकर मिले हैं तो एक बात तो होगी या तो मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने उनका कंसर्न दिया होगा कि जी आकर मिलने, मुझे कोई वो नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो तो अपने चचा से कह रही हैं कि जिन लोगों को मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं पाते हैं, जिनको नहीं मिलना चाहिए तो वो जाकर मिल पाते हैं। तो आपके चचा उनके अख्तियार में भी तो था ना। शहबाज गिल भी इस बारे में कहते हैं कि जो चचा हैं वो तो मुज़ाकरात की बात करना चाहते हैं, लेकिन जो मरियम साहिबा हैं वो ही नहीं करने दे रही उनको। चचा को भी अगर उनको मुलाकात नहीं करनी थी तो कह देते हैं मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब से नहीं मिल रहा हूँ, वो तो मिले हैं। तो अगर इनका मतलब है उनका इंटेंशन तो था, नियत तो थी ना, वो मिलना चाहते थे शहबाज शरीफ साहब, तभी तो मुलाकात हुई है। बिल्कुल। लेकिन ये बात जो भी कोशिशें कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अलग हो जाएंगे नवाज शरीफ से या
मरियम नवाज से या मुस्लिम लीग नून से वो गलती पर हैं, वो ऐसा नहीं हो सकेगा। लगारी साहब, पीडीएम के जलसों में जिन चीज़ों की बात नहीं होती और होनी चाहिए थी, आज हम उस पर भी बात कर लेते हैं। गर्मियों में हम देखते हैं कि बिजली चली जाती है, जैसे ही सर्दी आती है तो गैस चली जाती है, और महंगाई तो आपको पता ही है कितनी है। हुकूमत आर्टिफिशियली हमने देखा है कंट्रोल करने के दावे करती है, लेकिन जब आप बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाओ तो वो उतनी ही महंगी मिलती है। हुकूमत के दावों की हकीकत तो उस वक्त खुल जाती है जब कोई भी शख्स, अब क्या कौन सा, पाकिस्तान का हर शख्स, हर एक आदमी जो एक ख़ानदान का हिस्सा है वो रोज़ाना बाजार जाता है। सब्ज़ी उसने ख़रीदनी है, राशन उसने ख़रीदना है, गोश्त उसने ख़रीदना है, अपना दूध उसने ख़रीदना है, जाएगा मार्केट में, उसको पता चल जाएगा। फिर पक्के मुंह से हुकूमत के वज़रा और तर्जुमान, एक बड़ी फौज ज़फ़र मौज है तर्जुमानों की, और वो कहते हैं कि कीमतें कंट्रोल हो गई हैं, महंगाई ख़त्म हो गई है, महंगाई का नामो निशान नहीं रहा है, हुकूमत जो है कंट्रोल कर रही है। पता क्या चलता है कि 3 चीज़ों में से 3 पैसे कम हो गए और बाकी 8 चीज़ों में जो है वो 8 रुपए बढ़ गए। तो इस बढ़ने को और इस कम होने को तो ज़ाहिर दुनिया देख रही है ना, जिनकी जेब से जा रहा है उनको पता है कि उनके पास क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो लोगों का तो इन्होंने जीना हराम कर दिया है और लोगों के जीने की सकत जो है उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। लोग जो जी रहे हैं वो अपने ही बलबूते पर जो रहे हैं। हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि लोगों के खाल उतार ली जाए, उनकी जेब खाली कर दी जाए और उनको ऐसे सड़कों पर छोड़ दिया जाए भूखा मरने के लिए। बच्चों के साथ भी यही हाल हो रहा है। बिल्कुल, जितने मर्जी आप लंगर खाने खोलें, लेकिन जब तक आप महंगाई कम नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है हुकूमत चलाना। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब यही लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं और आपके खिलाफ सड़कों पर निकल आते हैं जो आपके लिए सड़कों पर निकले होते हैं। महंगाई के ऊपर बात हो रही थी, गैस बहरान पर बात की, पीडीएम होने जा रहा है उस पर हमने बात की। आगे ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भारत की और भारत के एक एंकर की जिनकी ज़मानत एक मरतबा फिर से मनसूख कर दी गई है, और कुछ भारत के अंदर जारी कुछ हालात व वाक़यात का भी जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ भारत की बात कर लेते हैं और भारत में मौजूद है एक एंकर अर्नब गोस्वामी जिनके बड़े चर्चे थे पिछले दिनों, जिन्होंने बॉलीवुड के अदाकारों के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, जिसके बाद जो बरतानवी मीडिया वॉच है उसकी जानिब से उस चैनल पर और इस एंकर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया गया है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कई उन पे चार्जेस भी लगाए गए हैं। पाकिस्तानियों के खिलाफ जज्बात को उभारा गया है, कई प्रोग्राम्स ऐसे किए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ जिसके बाद पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया भर में वो गलत जाता दिखाई दिया गया। हमने ये भी देखा कि सहाफ़ती इक़्तिदार की कई मरतबा धज्जियाँ उड़ाई गई। जिस तरह से भारतीय हुकूमत का हमने कैरेक्टर देखा, उसी तरह अर्नब गोस्वामी की जानिब से भी कुछ इसी तरह के प्रोग्राम्स किए गए जिसके अंदर पाकिस्तान के जो इमेज है उसको बुरी तरह से मुतासिर किया गया और दुनिया में एक गलत इमेज उभारा गया, जिसके बाद बरतानवी मीडिया वॉच की जानिब से उन पर चार्जेस लगाए गए हैं और 20,000 पाउंड का जुर्माना भी आयद किया गया है। लहजा आपने देखा, लेकिन सहाफ़ती इक़्तिदार की भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। 20,000 पाउंड का इन पर जुर्माना आयद किया गया है। लगारी साहब, ये भी कहा जाता है कि अर्नब गोस्वामी और उनका जो रिपब्लिक टीवी है उस पर आशीर्वाद है हुकूमत का। जाहिर है ये इंडियन, बल्कि हुकूमत क्या कहना चाहिए, इंडियन आर्मी का ये एक खेल है। और रुस्वाए ज़माना ये जो एंकर है इसकी तो कोई तौकीर नहीं है। ये गले के ज़ोर पर चीखो पुकार करते हुए, लॉजिक के बगैर, मंतक के बगैर, दलील के बगैर बकवास करता है, टोटल एब्सोल्युटली, यानी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता है। उसकी ज़ुबान सुनने के बाद तो आदमी को सिर्फ उल्टी ही आ सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो है जिस तरह से बेमुहार बातें करता है, देखें हम भी इंडिया की पॉलिसीज़ को उसके बारे में बात करते हैं, हम उनके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन हम ये थोड़ी कहते हैं कि जनाब आप इंडिया के अंदर लोगों का खून रैली शुरू हो जाए या इंडिया में लोग एक दूसरे की जान लेने के तरफ हो जाए। कोई किसी तरह से नहीं चाहते। हम तो एक इंसान की जान को, ऐसा है कि अगर उसको नुकसान पहुंचे तो हम समझते हैं कि सारी दुनिया के इंसानों की जान को नुकसान पहुंचाया गया। ये किस तरह से उकसाते हैं कि मुसलमानों को कत्ल कर दो, पाकिस्तानियों की जान ले लो और कश्मीरियों की जान ले लो, दूसरे लोगों की जान ले लो, जैसे ये मौत का ठेकेदार है और गली गली नारे लगाता फिर रहा है कि चलो मौत ले लो,
मौत ले लो, मौत ले लो। ये इस तरह का इंतहाई थर्ड क्लास, थर्ड रेट ये एंकर और बना हुआ है रुस्तम जमान कि जी मैं बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में पाबंदियां लगने वाली हैं इसके ऊपर भी। बिल्कुल। और ये नहीं, इस तरह की जुबान नहीं चलेगी। और इंडियन आर्मी ने या इंडियन हुकूमत ने या इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो घड़ा है, इस तरह के घड़े हुए लोगों को हमने कुएं में डूबते हुए देखा है। लेकिन लगाई साहब, बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि बरतानवी मीडिया वॉच ने इस पर देखा और एक नज़र डाली और कहा कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं और इस तरह के जो एंकर्स होते हैं जो दूसरे ममालिक के जो इमेजेस हैं उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उससे पाकिस्तान बल्कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनकी जानों को भी खतरा है और उसके बाद उनको जुर्माना भी किया गया है। ये देखिए जो उनका चैनल है, अगरचे वो बरतानिया का ओरिएंटेड तो नहीं है ना, लेकिन क्योंकि वहाँ देखा जाता है, जब वहाँ देखा जाता है तो वहाँ पर जो पाकिस्तानियों के अलावा लोग हैं, इंडियंस लोग हैं, वो भी देखते हैं, तो उससे इस तरह के जज्बात उभर सकते हैं जिस तरह के वो उभारता है। और जहर वो उसके बनने में, उसकी तश्कील में जहर को डाला गया है, बिल्कुल, और आग को डाला गया है, और उसके जो है खून को डाला गया है, और उसकी आंखों में खून उतरा होता है और वो इस तरह की बातें करता है जैसे वो खून रेजी की बातें कर रहा है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि बरतानिया का जो मीडिया वॉच है उसने सारी सूरत हाल को, इसलिए कि एक जमी हुई सोसाइटी है जिसने बड़े तजर्बात करने के बाद इंसान ने जो इर्तिका की मंजिल हासिल की है, जहाँ बरतानिया पहुँचा है, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ कानून की अमलदारी होती है, वहाँ पर कैसे हो सकता है कि उसके मुल्क के अंदर कोई ऐसी नशियात हो रही हूँ जिसमें इंसानों की खूनरेजी की बात की जा रही है। यहाँ पर तो सिर्फ खूनरेजी की बात की जा रही है। हम मकबूजा कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ की जो फौज है उसके अंदर भी इसी तरह उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। और अब देखा ये कि शूपिया में एक मरतबा फिर से 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। यही हुआ। ये इंडियन आर्मी, ये गोस्वामी किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडियन आर्मी को, जिसके पास दुनिया के किसी एक खित्ते में, किसी इस महदूद जोग्राफी में जो कश्मीर का जोग्राफिया, कश्मीर का, इतनी बड़ी फौज कहीं भी नहीं रखी गई। कहीं पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी तादाद में 7.5 से 8 लाख के दरमियान फौज किसी एक खित्ते के अंदर, ऐसे लगता है कि हर आदमी के ऊपर एक फौजी रखा हुआ है। और ये बड़े अजीब व गरीब तजर्बात होते हैं। एक बच्ची मुझे मिली जो मकबूजा कश्मीर से थी और उसने कहा कि मेरी मेमोरी में पहली बात यह है कि मैं बस में बैठी हुई थी, मैं छोटी सी बच्ची थी और मैं अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी। इतने में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आए और एक बंदे को यूं डायरेक्ट फायर किया और मार दिया। तो मैंने अपने बाप से कहा कि बाबा इसको फड़का दिया। दैट वाज द मुस्लिम गर्ल, कश्मीर में थी, और उसने कहा कि बाबा इसको फड़का दिया। यानी ये बंदा जो है, बस कोई बात ही नहीं हुई कि ट्रायल नहीं हुआ, मुकदमा नहीं हुआ, आप आए और बस में चढ़े, और ये है इंडियन फौज। बिल्कुल लगाई साहब, देख रहे हैं जिस तरह दुनिया भर में बड़ी पॉलिसी चेंज हो रही है कि पीस टॉक्स की बातें की जा रही हैं, लेकिन हम मकबूजा कश्मीर में देख रहे हैं अभी तक वही सूरत हाल है, वही फौज है और वही कत्लेआम है। नई दिल्ली की बात कर लेते हैं, वहाँ पर किसानों की जानिब से जो पॉलिसी चेंज की गई थी किसानों के हवाले से, उस पर एहतजाज किया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इंडियन, एक तो मोदी ने अब पछता रहे हैं, किसान भी, दलित भी, मजदूर भी और वर्किंग क्लास के लोग भी, कि हमने एक नस्ल परस्त, एक इंतहाई घटिया, बहुत ही पिटी, बहुत ही छोटी सोच रखने वाले शख्स को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया है। इतने बड़े मनसब के लिए इतने छोटे आदमी को मुंतखब किया है। नतीजा क्या हुआ कि उसने किसानों की गर्दन पर लात रख दी। उनका जीना वैसे ही इंडिया के अंदर जो है वो ये अपनी इकनॉमी का ढोल पीटते रहते हैं। इसकी जो बजट डेफिसिट, जो इसका ट्रेड का डेफिसिट है पाकिस्तान का, तो हम बहुत रोते रहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसका तो 200 अरब से भी ज़्यादा है ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया का है। तो इंडिया की माइशत कहाँ आगे बढ़ रही है, और उसको जो कुछ मिलता है वहाँ से, जहाँ से वो कमाते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कमाने वाले लोगों के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ होती हैं जो आपके ये इससे कमाते हैं, आईटी से। वहाँ पर आईटी का बड़ा बिजनेस है, लेकिन बड़ा बिजनेस जो है वो हुकूमत के और अल्लू में खर्च हो जाता है। बिल्कुल लगारी साहब, और अब हम हिंदुस्तान की सूरत हाल ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो तहरीक है वहाँ पे पनप रही हैं। खालिस्तान की तहरीक पहले ही चल रही थी, मकबूजा कश्मीर एक अलग से एक मामला है। दलित और इस तरह के वाक़यात होने के बाद कई दफ़ा ऐसा हुआ, बिल्कुल, और अब किसान सड़कों पर आ गए। से पहले नागालैंड है, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा और आसाम और
और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर अलहदगी की तारीखें चल रही हैं। सिक्किम में अलहदगी की तारीख, सिक्किम में तो अभी कब्जा किया था इन्होंने, कोई 30-40 साल पहले अलग मुमलिकत थी, उस पर कब्जा कर लिया। और इनकी तो नजरें थी कि भूटान पर भी कब्जा कर लें, लेकिन अभी भूटान चूंकि आलमी बिरादरी का हिस्सा हो चुका है, चूंकि भूटान को अब रस्मी तौर पर इन्होंने नहीं दिया, वो तो नेपाल के लोग भी देखा आपने अमिताभ के प्रोग्राम में किस तरह से नेपाली नौजवान ने मुंह तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि आपने हमारे इलाकों पर कब्जा किया हुआ था और अगर हमारे इलाकों पर कब्जा करेंगे तो हम दुनिया से शिकायत नहीं कर सकते, किस तरह की बात उन्होंने की थी। तो इंडिया जो है वो जारहियत को अपना हक समझता है, अपने पड़ोसियों की जिंदगी को खराब करने में अपना हक समझता है। श्रीलंका के साथ उसने खराब किए मामलात, इंडिया के बांग्लादेश के साथ उसने मामलात खराब किए, नेपाल के साथ उसने अपने मामलात खराब किए, पाकिस्तान के खिलाफ अलग उसने अपने मामलात खराब किए। कोई पड़ोसी इंडिया के साथ मुतमईन नहीं है। बिल्कुल, अपने पड़ोसियों के साथ तो मामलात खराब कर लिए, लेकिन जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं उनके साथ जरा मामलात ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, इन्हीं को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम खुशबू लिखने वाली एक खातून जिनको आज याद करेंगे, परवीन शाकिर को, जिन्होंने बहुत सी खूबसूरत नज़में भी लिखी, और साथ ही साथ आज हम अली रज़ा अब्दी के कत्ल की तहकीकात के बारे में भी बात करेंगे, जिसको 2 साल बीत गए हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। जब भी खुशबू और मोहब्बत का जिक्र छेड़ा जाता है तो सबसे पहले जहन में एक ही नाम आता है और वो है परवीन शाकिर, जिनको आज पिछड़े हमसे 26 बरस बीत गए हैं। वो एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हुई थी। अगर उनकी किताबों का जिक्र किया जाए तो उनकी किताबों में खुशबू बड़ी मशहूर किताब है, उसके अलावा सदेबा खुद कलामी, इनकार और माह तमाम भी शामिल है। लगारी साहब बहुत ही खूबसूरत लहजे में बात करने वाली, बड़ी शगुफ्ता खातून, जिनके जब वो बोलती थी तो उनके चेहरे से, उनकी लफ्ज़ों से शगुफ्तगी निकलती थी। यकीनन ऐसा था। और परवीन शाकिर नसाई जज्बात की शायरा थी। बहुत अंदर से एक खातून, एक औरत किस तरह सोचती है और किस तरह उसका इजहार किया जाना चाहिए। मैं उनके 2-3 शेर पढ़ देता हूँ ताकि आज की निस्बत से बेफैज़ रफ़ाकत में समर किसके लिए था, जब धूप थी किस्मत तो शजर किसके लिए था, परदेश में सोना था तो छत किस लिए डाली, बाहर ही निकलना था तो घर किसके लिए था, ऐ मादर गीती तेरी हैरत भी बजा है, तेरी ही न काम आया तो सर किसके लिए था, यूं शाम की दहशत से सरे दश्त इरादा रुकना था तो फिर सारा सफ़र किसके लिए था। बिल्कुल। तो उनका लहजा, उनकी गुफ्तगू इतनी मुलायम, इतनी सुलझी हुई, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल खुशबू की तरह। बिल्कुल। अगर उनके शेर सुने और देखें तो एक जगह पे ये गुमान होता है कि शायद उनकी निजी ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे थे जिनको उन्होंने शायरी के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया, जो वो बताना चाहती थी लेकिन वो बता नहीं पाई, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए बता दी। मेरे ख्याल में उनकी शायरी में, उनके लहजों में, उनके सलीके के, बात करने के सलीके के साथ उन्होंने अपने ज़ाती जितने भी, उनकी ज़ात से वाबस्ता जितनी भी चीज़ें थीं उनको कायनाती बना दिया, उनको ज़ुबान दे दी है। और उन जैसी और जितनी भी ख़वातीन हैं, एक ज़ीरक, ज़हीन, सुलझी हुई और बहुत ज़्यादा सोचने वाली, बहुत ज़्यादा समझने वाली एक ऐसी खातून हमारी उनसे थी, मुलाकातें भी थीं, उनकी शायरी सुनी, निजी गुफ्तगू भी उनसे होती रही थी। हमारे दोस्त थे जमाल एहसानी, उनका साथ उनकी मजाक चलती रहती थी, हम भी उनसे गुफ्तगू करते रहते थे। एक ज़माना था जो बीत गया। लगाई साहब, जहाँ पे परवीन शाकिर का जिक्र अली रज़ा अब्दी को भी नहीं भूलेंगे। आज उनके कत्ल को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन जो तहकीकात हैं हमने देखा उसमें बिल्कुल कोई पेशरफ सामने नहीं आई। देखें, ये नौजवान जो थे अली रज़ा अब्दी, यूँ तो MQM में बड़े पढ़े लिखे लोग रहे हैं और बड़े सुलझे हुए लोग भी रहे हैं। एक सबसे ज़्यादा उनके बारे में जो मनफी चीज़ थी वो उनकी मिलिटेंसी का उनसर था, जिससे लोग नाराज़ भी होते थे और खफा भी होते थे। लेकिन अली रज़ा अब्दी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, इतने सुलझे हुए, इतने संजीदा, इतने गुफ्तगू करने में इतने अच्छे लगते थे कि उनसे बात करने को दिल चाहता था। और उनके जब कत्ल हुआ
यकीन जाने मुझे इस बात की समझ में नहीं आई कि उनको क्यों कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल। और उनके चचा थे आबदी साहब, मुशीर भी थे सूबाई हुकूमत में, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मेहरबान भी, लेकिन इस ख़ानदान का दुख जो है वो एक यूथ का, एक उभरते हुई आगे बढ़ती हुई एक ऐसी नस्ल का जिसने बहुत से ख्वाब देखे थे, बहुत से अच्छे ख्वाब देखे थे जिनकी ताबीरें बिल्कुल इस तरह के लोगों में की ही पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरत भी थी। और यकीनी तौर पर उनकी भी जो शख्सियत थी नहायत ही नफीस थी। और जो बात हमें समझ नहीं आई वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को समझानी चाहिए कि उनको कत्ल क्यों किया गया, किसने कत्ल किया, और हमें भी नाजरीन इस बात का इंतजार रहेगा। ऐसे बहुत ऐसे हैं जिनका पता चलना चाहिए, एक नहीं दो नहीं। नज़ीम तारिक को किसने कत्ल किया पता चलना चाहिए, कि जनाब खालिद बिन वलीद को किसने कत्ल किया पता चलना। और ऐसे बहुत से कत्ल हैं जिनके बारे में नहीं जान सके। बिल्कुल, ये काश रह जाता है जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे इदारों को इस बात की समझ आए और वो इस बात को यकीनी बनाए कि किसी भी तरह से जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।